Assalamu alaikum and a very good morning. I am Sayyida Arfa Fatma, consultant occupational therapist and a lecturer at College of Occupational Therapy, Ziauddin University, and also your moderator for today. आज हम सब यहाँ मौजूद हैं चिल्ड्रंस डे को सेलिब्रेट करने के लिए. सो व्हेन वी टॉक अबाउट चिल्ड्रंस डे, इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट हम सिर्फ इस बारे में बात नहीं करें कि हमें अपने बच्चों को जानना है और उनकी ग्रोथ पे कैसे काम करना है, बल्कि इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपनी शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिस्कस करें. एज हेल्थ प्रोफेशनल्स एंड एज एडल्ट्स इन द कम्युनिटी हमारा क्या रोल है, हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चों की हेल्थ को देखते हुए, उनकी डेवलपमेंट को देखते हुए और उनकी ओवरऑल ग्रोथ को देखते हुए. सो वी हैव अ रिपोर्ट बाय नेशनल कमीशन राइट्स ऑफ चिल्ड्रन. उस रिपोर्ट के मुताबिक द लार्जेस्ट शेयर ऑफ चिल्ड्रन इन पाकिस्तान इज़ द यंगेस्ट एज ग्रुप, 5 साल से कम उम्र बच्चे. इस फैक्ट को देखते हुए अगर हम बात करें तो हमारे पास बहुत हाई डिमांड है बच्चों की ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड अदर सर्विसेज को लेकर. तो आज का हमारा टॉपिक भी इसी के ऊपर है कि हम लोग किस तरह से बच्चों की ऑक्यूपेशनल परफॉर्मेंस को सपोर्ट कर सकते हैं. जब मैं बात कर रही हूँ ऑक्यूपेशनल परफॉर्मेंस की तो उससे जहन में बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं. सबसे पहले हम बात करेंगे कि ऑक्यूपेशन क्या होता है. In simple words, occupation is just an activity that occupies your time. कोई भी ऐसा काम जिसमें आपका वक्त लगता है, जिसका एक पर्पज़ है, that is occupation. And occupational performance क्या है कि आप उस काम को किस तरीके से कर रहे हैं. कुछ लोग बहुत अच्छे से occupations परफॉर्म कर सकते हैं, कुछ किसी चैलेंजेस की बेसिस पे सही से परफॉर्म नहीं कर पाते. सो ऑक्यूपेशनल परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें बच्चों के कॉन्टेक्स्ट में, it is about how they perform their everyday task or tasks that are important to them. अब बच्चों के लिए क्या टास्क इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं? खेलना, कूदना, इधर से उधर जाना, दूसरों से बात करना, नई चीज़ें सीखना या सोशलाइज करना. इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अगर हम ऐसे फैक्टर्स प्रमोट करें जो कि इन चीज़ों को फैसिलिटेट करें तो एक बच्चे की ग्रोथ ओवरऑल फैक्टर्स में बहुत अच्छी होती है. वेयरएज हमारे पास कुछ ऐसे चैलेंजेस भी हैं जिनकी बेसिस पे कोई ना कोई एक फैक्टर रह जाता है. क्या पता कोई फिज़िकल बैरियर हो, इन्वायरमेंट में कोई ऐसी फैसिलिटी ना हो या सोशल सपोर्ट ना हो. कोई एक फैक्टर भी अगर मिस हो जाए तो आपके बच्चे की ओवरऑल ऑक्यूपेशनल परफॉर्मेंस पे इफ़ेक्ट आ सकता है. अभी हम आगे बढ़ेंगे अपने क्वेश्चन एंड आंसर सेक्शन की तरफ, बट उससे पहले मैं चाहूँगी अपने गेस्ट को इंट्रोड्यूस कराना. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वी हैव मिस नीलम जहरा विद अस. She is a consultant occupational therapist and principal of College of Occupational Therapy at Ziauddin University and also Vice President Finance of Pakistan Occupational Therapy Association. Moving on, we have Rabia Anwar, registered consultant dietitian nutritionist, Principal College of Human Nutrition and Dietetics at Ziauddin University and also the President of Pakistan Nutrition and Dietetics Society. Then we have Ms. Tamina Tabish, Assistant Professor, Speech Language Therapist, Program Director of College of Speech Language and Hearing Sciences, Ziauddin University. We have Farheen Haseeb, Bachelor's in Engineering and experienced educationist with 9 years in the academic sector, currently serving as product lead at Bacha Party. Then we have Sara Jahangir, Consultant Clinical Psychologist, Principal College of Clinical Psychology, Ziauddin University and also the member of Allied Health Professional Council from Sindh. Then we have Mr. Adil Azhar, public speaker, corporate trainer, financial literacy evangelist and a radio host as well. And he also has a project called EDU Pro जिसके बारे में हम आपसे ज़रूर जानेंगे आगे जाके. And last but not the least, we have Miss Sabika Minhaj, Assistant Professor, Physical Therapist, Ziauddin College of Physical Therapy. आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अपना वक्त निकालने के लिए और हमें यहाँ ज्वाइन करने के लिए. इट इज़ ट्रूली एन ऑनर. क्वेश्चन आंसर सेशंस को बिगिन करते हैं. मेरा पहला सवाल है मिस नीलम जहरा से. सो मैम, एज आई टॉक्ड अबाउट ऑक्यूपेशनल परफॉर्मेंस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ चिल्ड्रन एंड द स्टेट ऑफ चिल्ड्रन इन पाकिस्तान, so in the context of child development, how do you define occupational performance and in which personal, environmental and contextual factors most strongly influence a child's ability to engage in their surrounding occupations? अस्सलाम वालेकुम.
पहले तो आई वुड लाइक टू टेल के चिल्ड्रन जो हम एज ग्रुप लेते हैं वो 0 to 18 ईयर्स तक लेते हैं. Yes. 18 ईयर्स के बाद हम अडल्ट में आ जाते हैं. तो आप अपने जैसे शनाख्ती कार्ड नहीं बनता, इसी तरह से आप बच्चे से बड़े नहीं हो पाते. सो इसके अंदर बहुत सारे बेसिक एज से लेके आगे तक हम जा रहे होते हैं. तो ये एक ट्रांजिशन होता है फ्रॉम वन ऑक्यूपेशन टू अनदर ऑक्यूपेशन. जो बच्चा पैदा हुआ होता है 0 to 5 ईयर्स के अंदर होता है, उसका इंटरेस्ट, उसका ऑक्यूपेशन इंटायरली डिफरेंट होता है. जैसे ही वो 5 साल से ऊपर आता है फिर डिफरेंट होता है, फिर ट्रांजिशन आता है टीन एज की तरफ, फिर एडोलेसेंस की तरफ. इन सब चीज़ों को लेते हुए जो एक चीज़ कॉमन होती है वो होती है लर्निंग. अब लर्निंग कुड बी लर्निंग बच्चे का ऑक्यूपेशन एक्चुअली, और वो हर एज पे डिफरेंट तरीके से होती है, और हर एज पिछली जो उसका ग्रुप गया होता है एज का उस पर डिपेंडेंट होता है. तो लर्निंग इज़ द बेसिक ऑक्यूपेशन, और उस बेसिक ऑक्यूपेशन के अंदर जब हम बच्चों से शुरू करते हैं तो प्ले इज़ द स्किल जिससे बच्चे सीखते हैं. और प्ले कुड बी एन एजुकेशनल प्ले, प्ले कुड बी एंड रिक्रिएशनल प्ले, राइट. और बच्चे इन दोनों चीज़ों से सीखते हैं. अब एजुकेशन को इस तरह आप कर दें कि वो खेल खेल में पढ़ ले तो दैट इज़ वंडरफुल, वो सीख लेगा, लर्निंग आपने करा दी. या आप प्ले इज़ नॉट नेसेसरी, दैट हैज़ टू बी अ फन प्ले, दैट कुड बी अ स्ट्रक्चर्ड प्ले. फुटबॉल में लोग क्या क्या नहीं सीख लेते, क्रिकेट खेलते हुए क्या क्या नहीं सीख लेते. इसी तरह से जो ये बच्चों का जो ऑक्यूपेशन है ना, इस पर हमें फोकस करना बड़ा ज़रूरी है. और कोई एक नहीं फोकस करता है इसके ऊपर. जितने प्रोफेशनल्स हम इस वक्त बैठे हुए हैं यहाँ पे, हमें यूजली हेल्थ सेक्टर से ही लिया जाता है, वेयर एज हेल्थ कम्युनिटी के बाहर नहीं है, हेल्थ कम्युनिटी के अंदर ही है ना. तो कम्युनिटी में अगर बच्चा बीमार नहीं है तो क्या वो हेल्थ प्रोफेशनल के पास नहीं है, या तो हेल्थ प्रोफेशनल कम्युनिटी के अंदर नहीं है. कि वो बच्चों की जो है, आपने जिस रिपोर्ट का जिक्र किया हमने भी पढ़ा, और उसके अंदर हमने देखा कि 8% जो चैलेंजेस बच्चों को आते हैं वो सेल्फ केयर में आते हैं 0 to 5 ईयर वाली के अंदर. हम जो कि ज़ाहिर बात है नॉट उस वक्त तो ख्याल नहीं रख सकते, लेकिन 2 साल के बाद 5 साल तक बच्चों को हाथ धोने का सलीका भी नहीं आता, राइट. तो ऑक्यूपेशन तो यहीं से शुरू हो जाता है, कीपिंग दैट इन माइंड, राइट. सो ये एनवायरमेंटल बैरियर जो हमें मिल रहे होते हैं, दैट इज़ इंटीग्रेशन नहीं है. health professions in the community and the community with the health professionals as well as educationists. जो हमारे टीचर्स हैं वो सिर्फ स्कूल की हद तक महदूद हो गए हैं, राइट. वो कम्युनिटी में नहीं आ रहे हैं. तो हाउ टू इंटीग्रेट ऑल दीज डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ टू मेक अ चाइल्ड ग्रो प्रॉपरली. क्योंकि ग्रोथ इज़ नॉट ओनली अबाउट कि मेरे बच्चे की हाइट कितनी है, मेरे बच्चे का वज़न कितना है. ग्रोथ इज़ अबाउट मैनी मोर थिंग्स दैट वी नीड टू कंसिडर. थैंक यू सो मच मैम, बहुत ही अच्छा उम्दा जवाब दिया आपने. और मुझे बहुत अच्छी लगी ये बात कि हेल्थ प्रोफेशनल से हम क्योंकि ताल्लुक़ रखते हैं, तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम बच्चों को डिसेबिलिटी के लेंस से ही देख रहे होते हैं. हम कई बार ये बात भूल जाते हैं कि एक हेल्दी बच्चा भी, उसको भी हम हेल्थ केयर प्रोफेशन के अंदर उसके दायरे में ला सकते हैं. मेरा अगला सवाल मिस फ़रहीन से है. मिस फ़रहीन, जैसा कि आप बच्चा पार्टी में होती हैं, तो मुझे आपसे ये जानना है कि व्हेन पेरेंट्स कम टू चूज़ टॉयज़, how can we advocate them to choose such toys that promote development rather than passive screen-based play? Thank you so much for having me. एक्चुअली हमारे यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि लोगों का कॉन्सेप्ट जो है वो फॉर द सिलेक्शन ऑफ टॉयज़ बड़ा डिफरेंट सा है. लोग आते हैं और कहते हैं मुझे स्क्रीन टाइम ख़त्म करना है, टॉयज़ लेने हैं, एंड दे वांट टू फोकस ओनली ऑन एजुकेशनल टॉयज़, स्टेम टॉयज़. उनको लगता है यही टॉयज़ हैं जो हमारे बच्चे को हेल्प आउट कर सकते हैं फॉर द मेंटल ग्रोथ एंड ऑल. जबकि हम ये समझते हैं कि टॉय हर लेवल पे इम्पॉर्टेंट है. ओपन एंडेड टॉयज़ का कॉन्सेप्ट लोगों के पास है नहीं. जैसे कि अगर कोई बच्ची डॉल से खेल रही है तो वो उसके लिए पूरी उसकी माइंड पूरा एक क्रिएटिव मोड में चला जाता है कि वो अपनी डॉल्स को कैसे सजा रही है, कैसे बिठा रही है, किस तरह से वो पूरा जो अपने एनवायरनमेंट में देखती है, एब्जॉर्ब करती है, वो सब अप्लाई कर रही होती है. एंड व्हेन पेरेंट्स और जो भी उनके अराउंड हैं उन बच्चों को भी ऑब्जर्व करें तो उनको समझ में आता है कि अगर बच्चा किसी ट्रॉमा से गुजर रहा है या कोई इश्यूज़ हैं, कोई कॉन्फिडेंस इशू है, कोई पेरेंट्स के बीच में इशू है, यू कैन ऑलवेज गेट इनटू द नॉलेज ऑफ दैट थ्रू बाय सीइंग कि हाउ दे आर प्लेइंग विद द स्टफ एंड ऑल. लोग पेरेंट्स आते हैं वो कहते हैं नहीं जी डॉल्स नहीं दें, हमें कुछ और चीज़ें दिखाएं. तो हमें पेरेंट्स को एजुकेट करने की ज़रूरत है कि टॉयज़ हर लेवल पे जब बनाए गए हैं और उस पर एज ग्रुप भी मेंशन किया गया है तो देयर इज़ अ रीज़न एंड होल रिसर्च बिहाइंड इट. ऐसे नहीं है कि बस हमने लिख दिया है बॉक्स के ऊपर कि जी ये इतने एज ग्रुप का है, ये उतने का है. हर टॉय अपनी एक अलग इंपॉर्टेंस रखता है उसके अंदर. इवन अगर बच्चा रिमोट कंट्रोल कार से खेल रहा है तो वहाँ पे भी उसका फोकस बहुत मैटर कर रहा है कि वो उस कार को कैसे चला रहा है, क्या कर रहा है. तो एवरीथिंग काउंट्स यहाँ पे. तो हम कोशिश करते हैं अपने स्टोर्स पे स्पेशली कि हम पेरेंट्स को गाइड करें, उनके इंटरेस्ट, बच्चों के इंटरेस्ट को जानते हुए, उनकी एज को लेते हुए. कुछ पेरेंट्स ये गलती भी करते हैं कि वो
जैसे अगर फॉर एग्जांपल उनको पज़ल चूज़ करना है तो वो ये कहते हैं कि जी नहीं ये तो अभी सिर्फ 30 पीस पज़ल है, हमें तो जी 100 पीस पज़ल दे दें। तो नोइंग योर चाइल्ड्स एज, कैपेबिलिटी, वो बड़ा ज़रूरी है एंड स्टेप बाय स्टेप मूविंग फॉरवर्ड होना चाहिए। आप बच्चे को इतना बड़ा चैलेंज भी नहीं दे दें कि वो पूरा ना कर सके और उसका कॉन्फिडेंस शैटर हो जाए, और इतना ईजी चैलेंज भी नहीं दें कि वो कहे कि उसका इंटरेस्ट ही ना डेवलप हो उसके अंदर। तो हम बहुत कोशिश करते हैं कि हम अपने कस्टमर्स को, अपने जो पेरेंट्स आते हैं, हम उनको हर तरह से एजुकेट करें इसके ऊपर कि क्या सही है उनके लिए और क्या नहीं है उनके बच्चे के लिए। थैंक यू सो मच मिस फरीन। कि हमारे यहाँ जो है ना, जैसे मैंने कहा कि प्ले इज़ अ मोड ऑफ एजुकेटिंग चिल्ड्रन, राइट। सो जैसे एजुकेशन के लेवल्स होते हैं, ग्रेड 1 ग्रेड 2 में ये पढ़ेंगे, ग्रेड 3 में ये पढ़ेंगे, राइट। इसी तरह कौन से प्ले से क्या मिलेगा और किस एज पे कौन सा प्ले करना है ये सिखाया नहीं है किसी को, क्योंकि पेरेंट्स अल्टीमेट हम सब बनेंगे, राइट। आखिर में ज़िंदगी का बस यही गोल है, शादी करेंगे एंड वील हैव किड्स, राइट। सो लेकिन इसको बनने के लिए हमें क्या करना है वो भी लोगों को समझ नहीं आता। एक किसान जब फसल लगाता है वो बीज सोच के लाता है, खाद सोच के लाता है, राइट, और कौन सी ज़मीन पे क्या लगाना है ये भी समझ के करता है। उस फसल के बारे में इतना कंसर्न होता है। हम अपने बच्चों के बारे में इतना कंसर्न नहीं है। अच्छा, कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है और कोई ऐसा फोरम नहीं है जहाँ पे टू बी पेरेंट्स को किसी किस्म का कोर्स करना हो मैंडेटरी, ताकि उन्हें पता हो कि कौन सा खेल खेलना है। पैरेलल प्ले शुरू में देना है, या जैसे आपने कहा कि डॉल से खेलना है, या कोई भी टॉय सिलेक्ट करना है, कब करना है, उसकी कौन सी ग्रोथ को करेगा। सो ये बड़ी कमी है हमारे यहाँ। एंड आई थिंक वी एज प्रोफेशनल्स एंड एज डेफिनेटली मेजर स्टेक होल्डर्स ऑफ चाइल्ड हेल्थ डिटर्मिनेंट्स, राइट, हमें कुछ ऐसे प्रोग्राम्स लाने चाहिए मार्केट में जिससे हम आम आवाम को, कम्युनिटी को, स्पेशली ये इंटर, पहले तो मैं सोच रही थी कि इंटर में होना चाहिए, फिर मुझे लगा नहीं, लड़कियों की शादियाँ तो बहुत जल्दी कर देते हैं कभी कभी बहुत सारी जगहों पर। तो मैट्रिक में कोई कोर्स होना चाहिए चाइल्ड डेवलपमेंट का, जो सब सीखें ये बात, तो उनको पता चलेगा कि कौन सा खेल खिलाना है इस वक्त। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। अच्छा, मेरा अगला क्वेश्चन है मिस राबिया से। मिस राबिया, न्यूट्रिशन एक ऐसा फैक्टर है जिसको अभी भी बहुत ज़्यादा ओवरलुक कर दिया जाता है इन टर्म्स ऑफ हेल्थ। जब हम बात करते हैं बेसिक, अगर हम पेरेंट्स के हवाले से बात करें तो क्योंकि उन्हें लगता है बच्चा सब कुछ खा रहा है सो इट्स ओके, नहीं खा रहा तो उसका मूड है, छोड़ दिया। बट जो हमारे पास NRC की रिपोर्ट है वो यही कहती है कि आज भी 5 साल के जो बच्चे हैं उनमें हर 2 में से 1 बच्चा स्टिल मैल न्यूट्रिशन का शिकार है। सो कीपिंग दैट इन माइंड, ऐसी क्या न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज़ हैं जो कि बहुत कॉमन है, जो कि आपने बच्चों में बहुत कॉमनली देखी हैं, जो उनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अफेक्ट कर रही हैं, एंड देन हम उनको ओवरकम कैसे कर सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी हियर। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आप लोगों ने जो आज ये टॉक अरेंज की है, क्योंकि देखें बच्चों की ऑक्यूपेशनल हेल्थ में या ओवरऑल लर्निंग जो उनकी एक्सपीरियंसेस में बहुत से फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, और न्यूट्रिशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर। अनफॉर्चुनेटली जिस रिपोर्ट की आपने बात की, आप अगर आपको उसको डिटेल में देखें तो हमारे यहाँ पाकिस्तान में 4 या 5 किस्म की डेफिशिएंसीज बहुत ज़्यादा कॉमन है। उसमें आयरन डेफिशिएंसी इज़ वेरी कॉमन, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा 50% से ज़्यादा बच्चे हमारे एनेमिक हैं, ठीक है। देन विटामिन डी की डेफिशिएंसी 62% बच्चे हमारे विटामिन डी डेफिशिएंट हैं। जिंक की डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है, वो भी 18-19%। फिर आपके जो है विटामिन ए की डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है। ये 4-5 अब इस हर जो न्यूट्रिएंट है इसका एक रोल है। एनेमिक बच्चों का सबसे बड़ा इम्पैक्ट आता है जो ऑक्यूपेशनल उसकी आप एक्टिविटीज़ की बात कर रहे हैं, तो जो एनेमिक बच्चा होगा उसका फोकस ही नहीं होगा। दे आर वेरी, वो थक जाते हैं, दे आर वेरी लिथार्जिक। उनका सिम्टम्स में यही होता है कि वो थकते हैं, वो ज़्यादा भाग दौड़ नहीं कर सकते, लर्निंग कैपेसिटी उनकी कम हो जाती है, फोकस कम हो जाता है, स्कूल में ज़्यादा वो अच्छा परफॉर्म भी नहीं करेंगे, या सोए उनको नींद आएगी, या वो थके थके बैठे रहेंगे, फिज़िकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होंगे। जिंक का भी यही है, जिंक का भी आपका मेंटल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा असर होता है। प्लस इन सारी विटामिन डी का या कैल्शियम और ये जो सबका है, ये डेवलपमेंटल डिलेज होते हैं, स्टंटेड बच्चे होते हैं, अपनी हाइट से जो छोटे होते हैं। देखने में तो वो लगता है जैसे चले इनकी शायद कद छोटा है, लेकिन उनकी मेंटल डेवलपमेंट पे भी उस पर असर होता है। तो वो इतने प्रोडक्टिव नहीं हो सकते, इस तरह से वो इतना परफॉर्म नहीं कर सकते। तो डेफिनेटली ये सारे जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं इनका बहुत बड़ा रोल है। और ये नहीं है कि ये सिर्फ ऐसे इलाकों में है जो कि नॉन अफोर्डिंग है, ये हमारे जो अर्बन एरियाज़ हैं और पढ़े लिखे लोग हैं उनमें भी ये डेफिशिएंसीज बहुत कॉमन है। तो वी हैव एज पेरेंट्स भी और एज हेल्थ केयर प्रोफेशनल
हमें हमारी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इस चीज़ की अवेयरनेस पेरेंट्स को दें कि वो किस तरह से अपने बच्चों को शुरू से ही उनकी जो डाइट है वो इस तरह से रखें कि ये चीज़ों की डिफिशेंसीज ना हो। बिल्कुल सही है। थैंक यू सो मच मिस राबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फ्रॉम मिस सबीका। मिस सबीका, हम आजकल जिस एरा में रह रहे हैं वहाँ पे स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है। स्क्रीन टाइम की वजह से डिफरेंट पॉस्चरल कंसर्न्स हैं जो बच्चों के अंदर डेवलप हो रहे हैं। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम कैसे हाउ कैन वी वर्क ऑन इट, कि हम कैसे इन पॉस्चरल कंसर्न्स को रिजॉल्व करें, हम कैसे पेरेंट्स को एडवोकेट करें कि स्क्रीन टाइम सिर्फ कॉग्निटिवली नहीं अफेक्ट कर रहा उनके बच्चों को बट फिजिकली भी अफेक्ट कर रहा है, एंड देन उनकी जो पार्टिसिपेशन है इवेंचुअली उनकी ऑक्यूपेशनल परफॉर्मेंस जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच। अच्छा, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल थोड़ा सा मेरा कंसर्न है इसके साथ कि अगर हम पॉस्चर इश्यूज़ को ओनली अगर कंसर्न करते हैं स्क्रीन टाइम के साथ, तो बाय द फैक्ट ये ऐसा नहीं है। बिल्कुल। योर चाइल्ड स्पेंडिंग एटलीस्ट मिनिमम 6 आवर एट द स्कूल, और आपके जो हमारा जैसे अगर अर्बन सिटी है हमारा, अगर हम ट्रांसपोर्टेशन इश्यूज़ को लेके देखें तो 8 आवर्स ऐसा है आपका जो मिनिमम, अगर हम देखें 7 to 8 आवर्स आपका बच्चा स्कूल में प्रोलॉन्ग सिटिंग करता है, फिर वो अपनी ट्रांसपोर्टेशन ड्यूरिंग जब ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है उसमें उसकी सिटिंग होती है। तो क्या हमारे पास जहाँ वो स्कूल में बैठ रहा है, जिस सीट पे वो बैठ रहा है, इज़ अर्गोनॉमिकली एबल टू स्टूडेंट फॉर द स्टूडेंट? ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमने एस्थेटिकली तो अपना स्कूल डिज़ाइन कर लिया, लेकिन वो डिज़ाइन करने के बाद हमने ये नहीं देखा कि वो हमें कंपनसेट कर रहा है हर चाइल्ड के हिसाब से। हर एक की हेल्थ अलग है, उसका हाइट अलग है, तो वो कंपनसेशंस जो चिल्ड्रन करते हैं उसके प्रॉब्लम है, उसके नतीजे में जो हमें इशू मिलते हैं वो आपको सारे पोस्चरल इशूज़ मिलते हैं, जिसमें आपके पास जो फॉरवर्ड हेड पोस्चर है जो आपका डेफिनेटली स्क्रीन टाइम उसके अंदर भी रोल प्ले करता है, बट ड्यूरिंग 6 आवर जो उसने बैठा तो वो क्या उस पर अफेक्ट नहीं कर रहा होता, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। उसके अलावा जो आपके पास बैग्स का लोड्स है, हमारे पास इंक्रीज़ हो बैक, जितना बैक का लोड होता है वो आपकी लोअर बैक के ऊपर अफेक्ट डालकर है, लॉर्डोसिस इंक्रीज़ होता है। तो मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम्स जो हैं हमारे पास टीन एज के साथ, अर्ली एज के साथ ही जो है वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाती हैं। और इन मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल आता है, जब से इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम आती है वो आपकी कोर मसल्स के अंदर आती है, एंड कोर योर एब्डोमिनल मसल, लोअर बैक मसल। जब आपका कोर यानी कि आपका सेंटर ही नॉर्मलाइज नहीं होगा, स्टैंडिंग नहीं होगा, तो हाउ कैन आपका जो अपर लिम्ब या हम अपने जो दूसरी एक्टिविटीज़ है उसके अंदर बेटर परफॉर्मेंस कर सकेंगे। तो ये सारा एक सिंक्रोनाइज हम अगर कह रहे हैं तो एक सिक्वेंशियल प्रॉब्लम्स हैं जो क्रिएट करते जाते हैं, जो आपके पास सिर्फ ऐसा नहीं है कि अगर हम घर में गएंगे स्क्रीन टाइम इसका ज़्यादा है, प्रॉब्लम्स हमारे पास वहाँ पे भी आ रही है जहाँ बच्चा सीखने जा रहा है, जहाँ बच्चा स्कूल में बैठ रहा है। हमें उन चीज़ों को भी अवेयर करना होगा, हमें उधर स्कूल्स को भी इस चीज़ के बारे में उनको एजुकेशन देनी होगी कि अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट्स अपनी सिटिंग अरेंजमेंट और अपनी चीज़ों को, एक्टिविटीज़ को डिफ़र करें। और इसके साथ साथ ये है कि आपके पास जो मोस्ट कॉमनेस्ट प्रॉब्लम्स बैग्स और इनकी वजह से जो नज़र आ रही हैं, जो हमें रिसर्चेस बताती हैं, वो नॉट ओनली द आपके बैग्स के इश्यूज़ हैं, नीज़ के ऊपर भी बहुत इफेक्ट्स आ रहे हैं, जिसमें आपके पास जो है लॉक नीज़ की पोजीशंस, क्योंकि ओबेसिटी बढ़ रही है, ओबेसिटी इंक्रीज़ होने की वजह से, और बैक फिर आपके पास वेट की वजह से, तो ये सारी चीज़ें कंट्रीब्यूट कर रही है मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम्स के अंदर। सही, थैंक यू सो मच मिस सबीका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फ्रॉम मिस सारा। मिस सारा, ऐसे कौन से बिहेवियरल या इमोशनल साइंस हैं जो पेरेंट्स को पता होने चाहिए कि दिस इज़ नाउ वी शुड कंसल्ट अ साइकोलॉजिस्ट? बिकॉज बहुत बार ऐसा होता है कि जो टैंट्रम्स शो कर रहे होते हैं बच्चे, उन्हें टैंट्रम्स का ही नाम दे दिया जाता है कि इसकी तो आदत ऐसी है। कोई बहुत चुप रहता है तो उसे भी एक नेचर का नाम दे के साइड पर कर दिया जाता है। तो पेरेंट्स को ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि दीज आर द साइंस, रेड साइंस, कि अब हमें साइकोलॉजिकल असेसमेंट की तरफ जाना चाहिए। तो प्लीज़ उस बारे में कुछ बताइए। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। बिहेवियर साइंस की अगर हम बात करते हैं तो मेंटल हेल्थ इससे रिलेट करती है, और मेंटल हेल्थ आज से कुछ अरसे पहले तक मोस्ट निगलेक्टेड पार्ट ऑफ हेल्थ था। अब जैसे जैसे अवेयरनेस थोड़ी बढ़ती जा रही है तो लोग इस चीज़ को समझने लगे हैं कि मेंटल हेल्थ की क्या इंपॉर्टेंस है इन चाइल्डहुड। क्योंकि बच्चों के में जब हम बात करते हैं तो पेरेंट्स का ये कहना होता है कि बच्चा को ऐसा फील ही नहीं होता। अगर पेरेंट्स लड़ रहे हैं या कुछ इस तरह का प्रॉब्लम आ रहा है तो वो बच्चों के सामने ही उस चीज़ को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, और वो समझते हैं कि बच्चा थोड़ी देर में बात खेलेगा, कूदेगा और सब भूल जाएगा। हालांकि ऐसा नहीं है, वो चीज़ें बच्चे के बिहेवियर से ही नज़र
नज़र आती हैं कि आखिर ऐसा क्या इशू है जिसकी वजह से बच्चा जो है वो अफेक्टेड हो रहा है। अभी मैं बात सुन रही थी इन सब की, इन्होंने बहुत अच्छा बोला, जैसे मिस राबिया जो है वो ये कह रही थी कि बच्चों की न्यूट्रिशंस वैल्यू अगर डिक्रीज़ करती है तो डेफिनेटली वो भी बिहेवियर्स में से शो हो रही होती है। सिमिलरली अगर हम प्ले की बात करते हैं तो प्ले के थ्रू भी बच्चा अपना बिहेवियर शो कर रहा होता है। तो परसिस्टेंट बिहेवियर प्रॉब्लम्स अगर हम बच्चे के ऑब्जर्व करते हैं और इसी तरह से लर्निंग में अगर हम डिक्लाइन फील कर रहे हैं और वो परसिस्टेंट है, और इसी तरह से इमोशनली बच्चे का हम बिहेवियर जो वो शो कर रहा है, बच्चा कि वो कॉन्सनट्रेट नहीं कर पा रहा, मिसबिहेव कर रहा है, टेंट्रम शो कर रहा है, और ये परसिस्टेंट बिहेवियर्स है ओवर द पीरियड ऑफ 6 months और 3 months, तो अगर बच्चा उसी तरह से लेके चल रहा है तो डेफिनेटली इट्स टाइम टू सी अ डॉक्टर और अ साइकोलॉजिस्ट टू चेक द बिहेवियर्स। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब इसमें सिर्फ ऐसा नहीं होता। अगर हम इमोशनल इंडिकेटर्स की बात करते हैं तो इमोशनल इंडिकेटर्स में डिसरेगुलेशन ऑफ इमोशंस होती है कि बच्चा अपने इमोशंस को रेगुलेट नहीं कर पाता प्रॉपरली। फिर इसके अलावा जो है वो किसी के साथ अगर झगड़ा हो रहा है तो वो सोशली उसमें इंटरेक्ट नहीं प्रॉपरली कर पा रहा, या अपने आप को सेफ़ नहीं कर पाता, या उसी तरह से बच्चे के साथ इंटरेक्ट नहीं कर पाता, डिफरेंट सिचुएशंस में अपने आप को सेफ़ नहीं कर सकता, इंटरेक्शन की तरफ नहीं लेकर जाता और अवॉइड करता है सोशलाइजेशन को। तो दीज आर द इमोशनली इंडिकेटर्स जिसमें बच्चा जो है वो अपने बिहेवियर्स के थ्रू शो करता है कि वो क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं लर्निंग की, तो उसमें सिर्फ लर्निंग से मुराद ग्रेड्स नहीं है। ग्रेड्स के अलावा भी अगर हम देखते हैं तो बच्चा जो उसकी फोकसिंग और अटेंशन है वो उससे इफ़ेक्टेड हो रही है, वो उससे भाग रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा कुछ, और पेरेंट्स की तरफ से प्रेशर यही है कि नहीं जी आपको इतने ग्रेड्स लेने हैं। मतलब इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर चाइल्ड नाउ इट इज़ कि वो 6 साल का बच्चा जो है वो अपने बारे में उसको सब कुछ लिखना आना चाहिए। मतलब एक्सपेक्टेशंस आर सो मच हाई। मैं अगर बात करूँ सिर्फ पेरेंट्स की नहीं, अगर हम बात करें हमारे जो टीचिंग सिस्टम है, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, उसने एक सर्टन क्राइटेरिया बना दिया है कि अगर इस सर्टन क्राइटेरिया को बच्चा मीट करेगा तो वो बच्चा पास हो सकता है, अदरवाइज़ वो फेल हो जाएगा। मतलब मुझे हैरत होती है जब आप KG1 और KG2 के बच्चों को फेल कर रहे होते हैं। मतलब हमारा पाकिस्तानी सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम इतना ज़्यादा बच्चों को डीमोटिवेशन की तरफ लेकर जाता है कि बच्चे स्कूल से भागने लगते हैं। उनकी जो बिहेवियर्स हैं वो उसी तरह से फिर शो होने लगते हैं कि मतलब उन फेलियर्स जो है वो वहीं पहली स्टेज पे ही वो फेस करना शुरू कर देते हैं। और डेफिनेटली अगर वहीं पे बच्चा फेलियर्स को लेकर चलेगा तो उसकी इमोशनल हेल्थ, उसकी बिहेवियरल हेल्थ, उसका इंटेलेक्चुअल लेवल हम कैसे उसको प्रोवोक करेंगे, कैसे उसको इन्हांस करेंगे। ऑल्दो एट अदर हैंड अगर हम इस चीज़ को देखते हैं तो हम कहते हैं को करिकुलर एक्टिविटीज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द चिल्ड्रन। मतलब हाउ कैन वी बैलेंस बोथ ऑफ देम, कि मतलब आप बच्चे को पढ़ा भी रहे हैं और बच्चे से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो जी डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे जाके प्रॉपरली परफॉर्म करे, वहाँ पे भी उसको ग्रेड्स लेने हैं, वहाँ पे भी उसको जीतना है और यहाँ भी उसको जीतना है। तो इट्स नॉट पॉसिबल फॉर एवरी चाइल्ड टू डू दिस। तो हमें बच्चों की स्ट्रेंथ को देखते हुए, उनकी कैपेसिटी को देखते हुए अगर हम उनको उसके हिसाब से लेकर चलने की शुरू करेंगे तो मेरा ये ख्याल है कि एजुकेशनल सिस्टम को थोड़ा सा रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। बिल्कुल सही बोला आपने जी प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम। मतलब यहाँ पर जो इन्होंने कहा ना कि हमारे यहाँ जो एजुकेशन सिस्टम है वो बच्चों को पहले ही उसकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। जब आप कहते हैं कि ये डिस्क्रिमिनेशन ये है कि ये टॉपर हैं और ये बैक बेंचर्स हैं या ये फेलियर्स हैं। आई जस्ट वांट टू कोट वन गुड एग्जांपल। स्वीडन में देयर इज़ नो कंसेप्ट ऑफ पास एंड फेल। वो होता है कि सब ग्रेडिंग नहीं है वहाँ पे, सब पास हैं या फिर ट्राई अगेन है, फेलियर का लफ्ज़ नहीं है। तो ये चीज़ें शुरू से ही अगर बच्चों को होगा तो मतलब आपका उनका पूरा बदल जाएगा, उनका ना अपने बारे में लो सेल्फ एस्टीम या कुछ इस तरह की चीज़ नहीं होगी। और ये बिल्कुल सही बात है। मैंने एक जगह पढ़ा था कि फेलियर इज़ नथिंग बट जस्ट अ चांस टू रिवाइज योर स्ट्रैटेजी। लेकिन हमारे यहाँ स्कूल कल्चर ऐसा है कि जैसे आपने बताया KG के बच्चों को ही जब हम फेल कर देते हैं तो वो इतना नेगेटिव इम्पैक्ट हम उनके दिमाग में डाल रहे हैं कि उन्हें ये लगने लगता है कि फेलियर एक बुरी चीज़ है। तो वही कॉन्सेप्ट, वही माइंडसेट के साथ जब वो बढ़ते हैं, टीन एज में आते हैं, तो फिर ये कंपैरिजन और कॉम्पिटिशन जो बढ़ जाता है बच्चों के बीच में, एक हेल्दी कॉम्पिटिशन नहीं रहा अब वो एक टॉक्सिक कॉम्पिटिशन बन गया है कि भाई वो फर्स्ट आ रहा है तो मुझे भी
आना है, नहीं आ रहा तो ऑफन टाइम्स पेरेंट्स ही घर में ब्लेम हो रहा होता है कि भाई आप फ़ोन ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, तो ये चीज़ समझना भी बहुत ज़रूरी है। पेरेंट्स ही कर रहे होते हैं कि तुम्हारे भाई ने तो फर्स्ट पोजीशन ली, व्हाइल यू आर नॉट टेकिंग टू मच। तो मतलब वो वाली चीज़ कंपैरिजन आप घर से ही स्टार्ट कर देते हैं, स्कूल में देखते हैं, तो बच्चा की मेंटल हेल्थ आप बताइए किस तरह से वो उस पे काम कर सकते हैं। ये चीज़ समझना कि एवरी चाइल्ड इज़ डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर, तो उसको फिर उसी हिसाब से लेके चलना। थैंक यू सो मच मिस सारा। मिस तमीना, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फ्रॉम यू। अर्ली कम्युनिकेशन माइलस्टोन्स की अगर हम बात करें, सो व्हाट आर दे, एंड कब पेरेंट्स को डिलेड स्पीच को लेके कंसर्न हो जाना चाहिए? बिकॉज जैसे मैंने उनसे बात करी कि अक्सर ऐसा भी होता है जब बच्चे थोड़ा देर से बोलते हैं तो ये बातें सुनने में आती हैं कि भाई घर में सभी देर से बोलना शुरू हुए, या इनके फादर देर से बोलना शुरू हुए, या बहन देर से बोलना शुरू हुई। तो कोई एग्जैक्ट क्राइटेरिया मुझे नहीं लगता कि हमारे पेरेंट्स को पता है। बहुत बार मैंने ऐसे भी पेरेंट्स देखे हैं जिनका 5-5 साल तक बच्चा जो है वो बोल नहीं रहा होता है, एंड देयर लाइक कि नहीं नॉर्मल है, सीख जाएगा। तो कब उन्हें कंसर्न होना चाहिए कि अब हमें जाना है, एक असेसमेंट करवानी है? वेरी ट्रू, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। हम अपने क्लिनिक्स में ये ऐसा ही देखते हैं कि अगर लड़का है तो देर से बोलेगा, और अगर अब्बा देर से बोले थे तो तुम भी देर से बोलोगे। तो ये हमारे सारे मिथ्स हैं। ठीक है, अब्बा देर से बोले थे और सब कुछ था, लेकिन व्हाट इफ़ कि अगर ये बोला ही नहीं तो ठीक है। दूसरी बात ये कि देखें, अगर अब्बा देर से बोले थे तो हो सकता है अब्बा का डिलेड हो, लेकिन कोई और इश्यूज़ तो नहीं है जिसकी वजह से लैंग्वेज डिले हो रही है। आप देखें, बच्चा जब पैदा होता है कम्युनिकेशन तो तब से स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, डिफरेंट किस्म की क्राइंग होती है फॉर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ नीड्स। तो कम्युनिकेशन तो सिंस स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद फिर जब बच्चा थोड़ा सा और आगे जाता है तो फिर अपना नाम पहचानना शुरू कर देता है, बाय बाय करना शुरू कर देता है, स्माइल देना शुरू कर देता है, रेसिप्रोकेट करता है एक्शंस को। फिर 18 मंथ्स में वर्ड्स आना शुरू हो जाते हैं। 18 मंथ्स में वर्ड्स आते हैं, फिर 2 साल के अंदर वो वर्ड्स जो फ्रेजेस में कन्वर्ट हो जाते हैं, और फिर 3 साल में तो टोटल पूरी लैंग्वेज डेवलप हो जाती है। लेकिन अगर कोई बच्चा आपके पास है जो कि डेवलपमेंटली आपको दिख रहा है कि 18 मंथ से ज़्यादा टाइम हो चुका है और उसने बिल्कुल अभी एक सिंगल वर्ड भी बोलना नहीं शुरू किया है, और 2 ईयर्स का हो गया है, उसने वर्ड कॉम्बिनेशंस बनाने शुरू किए हैं, यानी कि फ्रेजेस बनाने शुरू किए हैं, तो इट्स टाइम फॉर अलार्मिंग पेरेंट्स कि अब उनको किसी ना किसी फॉर्मल एवेलुएशन की ज़रूरत है। यू आर वेरी मच राइट कि अगर आपकी फैमिली में डिलेड की हिस्ट्री है तो मे बी पॉसिबल कि शायद वो हो, लेकिन आपको एक प्रोफेशनल एवेलुएशन कराने की बहुत ज़रूरत होती है, वरना फिर ये डिलेड डिसऑर्डर में कन्वर्ट हो जाता है। तो आप अपने बच्चे को उस लेवल तक लेके नहीं जाएं कि उसका डिलेड डिसऑर्डर में कन्वर्ट हो जाए। अर्ली इंटरवेंशन की हम जो बात कर रहे हैं, विच इज़ फ्रॉम 0 to 3 ईयर्स, वो बहुत क्रूशल ईयर्स होते हैं। अगर हम उसमें बच्चे के साथ जो उसके डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स हैं उनको केटर कर लें तो आगे जाके ये प्रॉब्लम नहीं होती। और हम क्लिनिक्स में इस तरह की बातें भी सुनते होते हैं कि पेरेंट्स आके बोलते हैं बस बोलता ही नहीं है, बाकी तो सब कुछ कर लेता है। लेकिन ये जो लफ्ज़ है ना कि बस बोलता ही नहीं है, तो असल में ये जो ना बोलना है ये और बहुत सारी चीज़ें लेकर आएगा आगे जाके। बच्चा जो एक्सप्रेस नहीं कर पाता, समझ उसकी पूरी है, लेकिन अगर वो एक्सप्रेस नहीं कर रहा तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर बिहेवियर टेंट्रम्स आना शुरू हो जाते हैं। मैं समझ बहुत कुछ रही हूँ, मुझे आता सब कुछ है, लेकिन मैं उस तरह का नहीं एक्सप्रेस कर पा रही, तो ऑटोमेटिकली लर्निंग भी मुतासर होगी, मेरे अंदर फ्रस्ट्रेशन भी आएगा, मेरे अंदर टेंट्रम्स भी होंगे। तो हम वो जो एक लफ्ज़ है ना कि बस सिर्फ बोलता ही नहीं है, तो ये जो सिर्फ बोलता नहीं है ना, ये बहुत सारे प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करता है। तो मेरे ख्याल में आपका, अगर मैं इन वन लाइनर बोलूँ कि कब पेरेंट्स को अलार्म हो जाना चाहिए, 18 मंथ्स इज़ द अलार्मिंग टाइम। और अगर आप चलें बहुत ज़्यादा लिंगर ऑन करते हैं तो 2 ईयर्स में तो आपको फिल फॉरेन स्पीच थेरेपिस्ट को या किसी प्रोफेशनल एवेलुएशन के पास लेके जाना चाहिए कि हम पता करें कि क्या मसला है, क्या लैंग्वेज डिले हो रहा है या लैंग्वेज डिसऑर्डर हो रही है। सही है, थैंक यू सो मच मिस तमीना। कमिंग टू सर अदील नाउ। सर अदील, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगी आपके प्रोजेक्ट EDU Pro के बारे में, और उसके साथ थोड़ा अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के बारे में कि हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ एंड व्हाट रोल डज इट प्ले इन डिफरेंट कॉग्निटिव एंड सोशल फैक्टर्स ऑफ अ चाइल्ड। So thank you so much for inviting me, and thank you to Ziauddin and your entire team कि मुझे इस बड़े esteemed panel का part बनाया। मेरे लिए it's been great learning। मैं ये तमाम सवालात सुन रहा हूँ, उनके जवाबात सुन रहा हूँ, and I can relate so much to that because my eldest son was diagnosed on the autism spectrum when he was very young. Mashallah, he's a grown up boy now, he's 19, he has done his A levels. उस ज़माने में कैटेगराइजेशन एस्पर्जर्स की हुआ करती थी, जो अब ऑफ कोर्स उसकी जगह हाई फंक्शनिंग ऑटिज्म अब कहा जाता है। सो यही स्पीच डिलेज और यही बातें हम बड़ा कैजुअल इनको लिया करते थे। बल्कि गोइंग बैक इन 2008 and 9 उस वक्त तो ऑटिज्म एक अनहर्ड ऑफ वर्ड था, किसी को पता भी नहीं था। यानी कि मुझे याद है कि एक साइकोलॉजिस्ट ने पहली बार जब असेस किया था और उन्होंने कहा था आई फियर ही मे हैव ऑटिज्म, एंड
वी वर लाइक ओके ठीक है. घर गए जब when we started, I remember I went to the Wikipedia page and I saw some YouTube videos. So YouTube भी नया नया आया था. And I told my wife कि this is something very serious. यानी हमने भी पहली बार सुना था वो. So it's a very deja vu kind of a feeling I'm getting there. The name of the project is EduPro. So EduPro is because of Ahmed, that's my son's name. और हमें आपने early education की बात की, तो मैं इन दोनों चीज़ों को ज़रा combine करना चाहूँगा. क्योंकि since Ahmed was a high functioning autism kid, he was a very intelligent boy as well. So he had his social skills problems as well. हम उसे occupational therapy के लिए लेके गए, हम उसको speech के लिए लेके गए. The milestones were clearly missing. But चंद चीज़ें जो थी वो ये थी that he was quite exceptional in few of the things that he was doing. And we realized कि अच्छा फिर somehow हमें स्कूल में एडमिशन कराना है. एक तो पेरेंट्स का ऑब्सेशन होता है कि बस बच्चों को इस उम्र में स्कूल में कराना है. यानी हम भी एक टिपिकल पेरेंट्स, इनफैक्ट मी एंड माय वाइफ वी वर वेरी यंग पेरेंट्स. सो बस वही जो हमारे यहाँ क्योंकि सोशल कंपैरिजंस, मैम ने कंपैरिजंस की बात की, सोशल कंपैरिजंस आर सो कॉमन. उनका बच्चा तो स्कूल जाना शुरू हो गया, हमारा बच्चा स्कूल क्यों नहीं जा रहा, ये सारी बातें. तो हमने भी बड़ी कोशिश की उसको स्कूल भेजें. भाई वो सो हाइपर एक्टिव that he just could not settle in any school. But somehow we managed to get him. एक स्कूल गया, वहाँ जाना भी शुरू हो गया, उनके IB सिस्टम हुआ करता था. But we realized that there are certain areas when he was in class 5 or 6. And then we had a little toddler as well, जो कि उनका छोटा भाई भी हो गया था. We realized that the school, they were very kind, they were very nice people. But अहमद की certain strengths हैं जिनको स्कूल ने, क्योंकि उन्होंने टैग किया हुआ है कि क्लास 5 का बच्चा 6 टाइम टेबल से ऊपर नहीं सीख सकता. बट अहमद सिंह आई वांट टू लर्न 12 टाइम टेबल्स. सो वो उसको आगे नहीं बढ़ने दे रहे. अब उससे क्या हो रहा है कि उसमें एक फ्रस्ट्रेशन पैदा हो रही है. अब जैसे जर्मन लैंग्वेज में मुझे याद है स्कूल में जर्मन सिखाते थे. जर्मन में अहमद वॉज द बेस्ट स्टूडेंट इन हिज क्लास. बल्कि वो स्पेलिंग बी, जर्मन स्पेलिंग्स आर वेरी डिफिकल्ट बाय द वे. वो स्पेलिंग बी कंपटीशन में गया, ही वाज सेकंड देयर. वो 1-2 नुक्ते लगाना भूल गया था ओ के ऊपर, उससे ही लॉस्ट. He was the best student in German. By next year, he was the worst student. हम जब गए पेरेंट टीचर मीटिंग में तो टीचर ने कहा ये इतना डिस्टर्ब करता है क्लास में, इसको आप प्लीज़ इसको किसी को दिखाएं, ये वो फलाना. और हमने पूछा अहमद से क्या कर रहे हो यार, तुमने तो बेइज्जती करवा दी टीचर की. हम तो बड़े खुश जा रहे थे. कहने लगा बाबा 3 साल से एक ही चीज़ पढ़ाई जा रही है, इससे आगे बढ़ती नहीं है ये. मैं उनसे कहता हूँ आप मुझे एडवांस जर्मन पढ़ाएं, वो कहती है नहीं जी मुझे इसके पैसे नहीं मिलते. ये दीज वर द वर्ड्स एक्चुअली. उस बेचारे ने अपनी मासूमियत में सब बता भी दिया. सो वी रियलाइज एंड मी एंड माई वाइफ, इनफैक्ट वाज माई वाइफ जिन्होंने मुझे पुश किया. सो वी वेंट फॉर होम स्कूलिंग. हमने कहा यार अपने बच्चों को निकालते हैं, लेट्स जस्ट गेट आउट ऑफ दिस. बिकॉज देखिए वो जो बात चल रही थी अभी, मैम ने स्वीडन का जिक्र किया. सो वन ऑफ द एडवाइजर्स एट EduPro इज माई वेरी डियर फ्रेंड who's from Finland. He's a PhD in educational technology from Finland. The पाकिस्तानी मेरा स्कूल फ्रेंड है and he's an advisor to us. और वो हमें हर चीज़ के ऊपर एडवाइस कर रहा होता है. पाकिस्तान में एजुकेशन जो है वो कोई नोबल पर्पस नहीं है या एक नोबल कॉज नहीं है. इट्स प्योरली अ बिजनेस नाउ. ये एक बिजनेस है. आप अपने बच्चों की डेवलपमेंट एक ऐसी, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू द टीचर्स, दे आर डूइंग अ वेरी ग्रेट जॉब एंड एवरीथिंग. मैं पेरेंट्स से बात कर रहा हूँ कि आप अपने बच्चों की जो अर्ली डेवलपमेंट है वो किसी ऐसी शख्सियत को आउटसोर्स कर रही हैं जिसके लिए वो प्रोफेशन वॉज द लास्ट चॉइस. मैं घर में फारिग बैठी हुई थी, मैं टीचर बन गई. हम सुनते हैं ये कितनी दफ़ा ये लफ्ज़ सुनते हैं. शादी, वो रिश्ता नहीं आ रहा था तो मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया. हमें पता है ये रिश्ता आएगा, शादी होगी, ये स्कूल पढ़ाना छोड़ देंगी. सो पेरेंट्स क्या कर रहे थे कि जी बच्चों को स्कूल भेज दिया, उन्होंने आउटसोर्स कर दिया. दे विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग. वो बच्चे की डेवलपमेंट भी देखेंगे, वो बाकी बच्चा. आप देखें ना स्कूल में बच्चे जा रहे हैं आजकल क्या सीख कर आ रहे हैं. सो मैं और मेरे कुछ हम ख्याल दोस्त थे, वी डिसाइडेड कि हम तो होम स्कूलिंग कर रहे हैं अपने बच्चों की. सो आई हैव गॉट 3 kids नाउ. द एल्डेस्ट वन इज़ 19, then 12 and then 5. सो हम तो होम स्कूलिंग कर रहे थे. तो वी जस्ट डिसाइडेड टू ब्रिंग सम स्ट्रक्चर टू दिस होम स्कूलिंग. बिकॉज एक जो बड़ा चैलेंज होम स्कूलर्स पेरेंट्स के लिए होता है वो यही होता है कि वो काफ़ी रेंडमनेस उसमें आ जाती है. सो वी डिसाइडेड टू एंड दैट रेंडमनेस एंड केम अप विद द आइडिया ऑफ EduPro. और उसमें यही था कि हमने फिर वही क्लासेस ऑनलाइन, ये तरीका होता है. पेरेंट्स अक्सर स्क्रीन टाइम के बारे में बड़े परेशान होते हैं. आर क्लासेस आर वेरी शॉर्ट, नॉट मोर देन 40 minutes. दिन में 2 या 3 क्लासेस से ऊपर नहीं होती, उसमें उनको ब्रेक्स दिए जाते हैं.
सिंस वी आर हम गूगल क्लासरूम के साथ हम लिंक्ड हैं, सो पेरेंट्स हैव गॉट एंटायर विजिबिलिटी ऑफ व्हाट द चाइल्ड इज स्टडीइंग एंड ऑल. सो हम ये समझ रहे थे कि ऐसे पेरेंट्स को who are willing to try something different, who really want to, वो जो मैं बार बार एक वर्ड, क्योंकि मेरा बिजनेस मैनेजमेंट का बैकग्राउंड है, मैं आउटसोर्सिंग का वर्ड इस्तेमाल किया जा रहा हूँ, अगर वो आउटसोर्सिंग के बजाय उसको इनसोर्सिंग करना चाह रहे हो, तो हमने एक प्लेटफॉर्म उनको प्रेजेंट किया. आपका बच्चा आपके घर के सामने, आपके लिविंग रूम में, आपके स्टडी रूम में बच्चा पढ़ रहा होगा, उसकी दिन में वही ब्रेक के साथ 2 घंटे 2.5 घंटे क्लासेस होंगी, नॉट बियॉन्ड दैट, नो हैवी बैग्स, दैट एवरीथिंग इज इलेक्ट्रॉनिक, सब कुछ ये सिलसिला होगा. एंड इवेंचुअली द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट अपने बच्चे का दिन का करिकुलम अब आप बनाया करेंगे. लेकिन हमें अंदाजा ये हुआ कि दैट नॉट अ लॉट ऑफ पेरेंट्स आर विलिंग टू टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी नाउ, बिकॉज हमने सबको वो स्कूलिंग के चक्कर में ऐसा लगा दिया. देखिए, मैं लेट मी जस्ट कंक्लूड, सिंस आई एम अ रेडियो प्रेजेंटर, आई एम नॉट अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स, मेरे साथ बड़ी प्रॉब्लम है, आई हैव टू स्टॉप माई सेल्फ. जो मॉडर्न स्कूलिंग जो हम आज देख रहे हैं, दिस इज अ वेरी रीसेंट कॉन्सेप्ट इन ह्यूमन हिस्ट्री. हम जितने बड़े बड़े लोगों जिन्होंने दुनिया में काम किया, आई मीन इवन टू द एक्सटेंट ऑफ आइंस्टाइन देख लें आप, न्यूटन देख लें, ये कौन सी यूनिवर्सिटी, कौन से स्कूल गए थे, ज़रा आप बताइए. हम अपने दीन में अगर आप देख लें, बड़े बड़े हमारे उलमा फ़कीह, माँ अबू हनीफ़ा भाई कौन से मदरसे गए थे पढ़ने के लिए, कहीं नहीं गए थे. वो हमेशा एक उस्ताद और एक शागिर्द के दरमियान एक ताल्लुक डेवलप हुआ, जिससे ये अजीम लोग पैदा हुए थे. तो ये स्कूलिंग तो असेंबली लाइन, जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया उसका ये रिजल्ट था. तो हुआ ये कि बस अब वो 200-300 साल हो गए, हमारे साथ भी ऐसे ही हुआ. मैं तो क्योंकि पढ़ाई में ज़रा अच्छा था, तो हमारे अम्मा अब्बा तो रिजल्ट्स का इतना पूछते भी नहीं था, पास ही हो रहा होगा. हम थोड़े से और ये रिजल्ट हम भी, इवन जो हमारा बड़ा बेटा जिसने ए लेवल्स किया, तो हमें तो याद भी नहीं था इसका किस दिन रिजल्ट आने वाला है, वरना पेरेंट्स को 1 हफ्ते पहले से उनकी नींद उड़ जाती है. अच्छा तुम्हारा आज रिजल्ट था, देख लो भाई क्या आया. वी वर लाइक हो यार पास ही हो जाएगा इंशाल्लाह कुछ ना कुछ. सो EduPro, मैंने जिससे बैकग्राउंड थोड़ा डिटेल में इसलिए बताया कि EduPro ये आइडिया यहीं से आया, that we need to take control of my child's education. We need to bring in flexibility. बच्चे 3-3, 4-4 बजे आने के बजाय बच्चा 1 बजे, 12:30 बजे फारिग हो जाएगा. He has got 7 or 8 hours in front of him in the entire day. For God's sake, parents, make a schedule for him. उसको बाहर भेजें, खेलने के लिए भेजें, उसको फुटबॉल खिलाएं, उसे क्रिकेट खिलाएं. बिकॉज आम स्कूलों में बाय द टाइम 3:34 बच्चा आता है, वो थक चुका होता है, और 5 बजे से उसकी फिर ट्यूशन शुरू हो जाती हैं. सो दैट इज़ व्हाट EduPro इज़ ऑल अबाउट. थैंक यू सो मच, इट्स वेरी अमेजिंग इनिशिएटिव. और मुझे लगता है ये चीज़ें अगर हम इंटीग्रेट कर दें सोसाइटी में, और पेरेंट्स इतने अवेयर हो जाएं स्केड्यूलिंग के मामले में, तो फिर बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए आसान हो जाएं. कमिंग बैक टू मैम नीलम. Ma'am Neelam, my question is how can occupational therapists collaborate with school settings to integrate community rehabilitation in child development? So ये एक अजीब सा चिल्ड्रन डे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं जिसमें चिल्ड्रन नहीं है, लेकिन ये दिन उन्हीं के लिए है और ये पूरा शो भी उन्हीं के लिए, ताकि पेरेंट्स में वो आगाही आ सके कि हमारे बच्चों के लिए किस तरह करना है आगे. एंड आई सॉ इन ऑल दिस डिस्कशन, सो जो मेजर फोकस है वो आगाही पेरेंट्स के लिए ही है. जैसे डॉक्टर अबिया ने बताया कि इट इज़ नॉट अबाउट दिस कि पैसे नहीं है इसलिए हम अच्छी ग़िज़ा नहीं खिला रहे. मैंने देखा है अपने सर्कल में भी और बहुत सारी जगहों पे, एक जगह आपके पास बनाना वाला अगर है और एक जगह जंक फूड है, तो पेरेंट्स विल गो टू द जंक फूड, राइट. सो अगर कोई रिवॉर्ड देना है तो कोई ऐसी चीज़ दो जिसके पास जितना पैसा उसके पास उतना महंगा टॉय, राइट, irrespective of what age, what learning the child should have, right. So बहुत importance है आगाही की. So when we come to this advocacy, right, so occupational therapy plays a major role in the community, right, and this therapy actually provide advocacy in community for certain roles, क्योंकि occupational therapy roles and responsibility पे भी काम करती है कि क्योंकि ये भी तो वो roles and responsibility also take certain time of your day, right. तो वो roles और responsibility निभानी कैसे हैं, we can actually use them. आप देखिए ना, सब चीज़ें हमें पता चल गई, स्टेट पता चल गया बच्चों का, हमारे एक मुल्क का क्या है और कौन कहाँ है क्या है, लेकिन करना क्या है, दिस इज स्टिल अ क्वेश्चन. नोबडी इज फोकसिंग ऑन दैट. सो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट प्लेज अ मेजर रोल इन द एडवोकेसी ऑफ द कम्युनिटी. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट स्कूल सेटिंग, चाहे वो ऑनलाइन स्कूल हो, चाहे वो इन पर्सन स्कूल हो, राइट, या वो मदरसा हो, राइट, देयर इवन यू नीड टू come to the to these education setups so that you can train the major people who are involved in the child growth and development. Thank you so much. Ms. Fareen, my next question is to you. जो हमारी toy industry है, what role is it playing to promote inclusive play, to promote a play that supports developmental growth of a child? Unfortunately, not much.
क्योंकि शायद टॉय इंडस्ट्री को खुद भी नहीं पता कि वो क्या कर सकते बिल्कुल। हैं बच्चों की मेंटल ग्रोथ के लिए और बच्चों की एबिलिटीज़ और कैपेबिलिटीज़ को हाईलाइट करने के लिए। तो यहाँ पे पेरेंट्स से ज़्यादा शायद हमें इसको भी अवेयरनेस की ज़रूरत है इधर। इवन दो टॉयज़ हैं बट लोगों को ये नहीं पता कि वो इंक्लूसिव टॉयज़ हैं या वो किस तरह से हेल्प आउट कर सकते हैं। सेंसरी टॉयज़ भी होते हैं, बिगर ग्रिप वाले जो हैं वो स्ट्रॉन्ग ग्रिप वाले बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, टेक्टाइल टॉयज़ होते हैं। देयर आर सो मैनी थिंग्स जो ये सब केटर करता है इस डिपार्टमेंट को, बट कोई बताने और एजुकेट करने वाला नहीं है। तो अवेयरनेस क्रिएट करना हर जगह पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, टॉय इंडस्ट्री में भी, पेरेंट्स में भी, हर जगह। Right. So there needs to be someone who takes initiative. वी हैव दिस सेशन कि हम लोग सब ना अपनी अपनी जगह काम कर रहे हैं। सो टॉय एज ए सब्जेक्ट तो पढ़ाया भी नहीं जाता ना। बिल्कुल। ऑक्यूपेशनल थेरेपी में तो प्ले एज ए सब्जेक्ट वी रीड, राइट? टॉय एज अ इंटरवेंशन टूल फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वी डू एक्चुअली, राइट? सो डेवलपमेंटल साइंस पे हम काम कर रहे होते हैं। सो वी आर वर्किंग इन आवर ओन साइलोज। तो इसी तरह से ग्रोथ भी इसी तरह अजीब तरीके से हो रही है, कहीं ज़्यादा कहीं कम, कहीं कुछ कहीं कुछ। सो वी नीड टू इंटीग्रेट, दिस फोरम इज़ फॉर दिस। आई होप वी विल कंटिन्यू लेटर। टॉयज का अब थोड़ा सा चेंज भी हो गया। अब तो वीडियो गेम्स आ गई हैं ना, एक्सबॉक्स आ गया, प्ले स्टेशन आ गया। उसमें जो गेम्स हैं वो डिस्ट्रक्टिव, उसमें डिस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो बच्चे की जो पर्सनालिटी है वहीं आप बना रहे हैं कि आपने इसको मारना है, इसको डिस्ट्रॉय करना है। तो ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वर्चुअल गेम्स हैं एंड देन अगेन वर्चुअल गेम्स को कैसे कंस्ट्रक्टिव बनाना है, दैट इज़ अनदर आइडिया, यू नो। हम तो बाकायदा वर्चुअल गेम्स को इन थेरेपीज़ यूज़ करते हैं, राइट? एंड वी यूज़ दीज वर्चुअल गेम्स फॉर बिल्डिंग द पर्सनैलिटीज इवन। इट डिपेंड्स हाउ यू यूज़ इट, यू नो। Mr. Abhi, बड़ा okay, एक sure. वो कहा जाता है कि खेलोगे कूदोगे होगे ख़राब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। तो यहाँ पे एक बड़ा कॉन्सेप्ट है कि टॉयज़ और पर्सनालिटी बिल्डिंग या एजुकेशन दो मुख्तलिफ बिल्कुल इदारे समझे जाते हैं, हालांकि ये बड़ा साथ लेके चलने की इसको ज़रूरत है। बिल्कुल ऐसा ही है। थैंक यू सो मच मिस्टर आबिया। मेरा अगला सवाल आपसे है। मैम नीलम की बात को थोड़ा सा कंटिन्यू करूँगी। जंक फूड का ज़माना है, जंक फूड के एरा में हम लोग रह रहे हैं। हेल्दी ईटिंग हैबिट्स फैमिली के अंदर कैसे बिल्डअप हो, क्योंकि मुझे लगता है बच्चों से ज़्यादा पेरेंट्स एडिक्टेड हैं जंक फूड के। बिल्कुल। उनको खाता हुआ बच्चे देखते हैं तो फिर बच्चे भी ऑब्वियसली वही लर्न करते हैं कि नहीं, बर्गर एंड फ्राइज आर गुड। रोल मॉडल होते हैं ना बच्चों के लिए। बिल्कुल। तो कैसे हम फैमिली के अंदर हेल्दी ईटिंग हैबिट्स, बच्चे की जो भी हैबिट्स हैं वो पहले 2-3 साल में उसकी ईटिंग हैबिट्स जो है ना स्टार्ट हो जाती हैं डेवलप होना, टेस्ट डेवलप होना शुरू हो जाता है। लेकिन देखिए बच्चा बेचारा शुरू से तो नहीं जानता कि मुझे ये कोल्ड ड्रिंक पीनी है या मैंने चिप्स खाना है। उसको घर पे ला के दी जाएगी, उसको लगाया जाएगा तो वो उसको वो चीज़ लग जाएगी, वो एडिक्शन हो जाती है उसको, कोल्ड ड्रिंक्स की भी, मीठे की भी, जंक फूड की भी। तो बेसिकली बच्चों को शुरू से ही अगर आप नॉर्मल घर के खाने पे स्टार्ट करेंगे, और ये पेरेंट्स को ही एजुकेट करने की ज़रूरत है बच्चों से ज़्यादा, क्योंकि अगर वो उनको शुरू से जो जो चीज़ आदत डाल देंगे, चाहे वो वेजिटेबल्स हों, कहते हैं ना मीठा लगाएं बाद में, फ्रूट्स बाद में लगाएं, वेजिटेबल्स पहले लगाएं, उनको स्टार्ट करवाएं ताकि उनको वेजिटेबल्स खाने की आदत पड़े। अगर आप पहले से उनको फ्रूट्स खिलाएंगे वो वेजिटेबल्स की तरफ कभी भी नहीं आएंगे। तो ये सारी जो हैबिट्स हैं ये पहले 2-3 साल में जो घर में आप खिला रहे हैं वही उनको खिलाएं। दूसरा, माइंडफुल ईटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे यहाँ माइंडफुल ईटिंग नहीं है और इट्स एन एरिया, पूरी साइंस बन चुकी है। अब इसमें डिग्रीज भी हो रही हैं माइंडफुल ईटिंग में, पूरा सर्टिफिकेशंस हो रहे हैं, क्योंकि माइंडफुल ईटिंग बच्चे देखें वो स्क्रीन टाइम कर रहे होते हैं, टीवी देख रहे हैं या फिर मोबाइल पकड़ा हुआ और खा रहे हैं, और माएँ पकड़ा भी देती हैं कि चलें चुप करके खाना तो खा रहा है ना किसी तरह से। अब वो क्या होता है, वो जब माइंडलेस ईटिंग करते हैं तो आपके बॉडी के बहुत से हार्मोन्स हैं और जो एंजाइम जिसमें जो कहते हैं कि आपका पेट भर गया या आपको इतना खाना है, वो बिल्कुल शट डाउन हो जाते हैं। और वो किड्स से डोंट नो व्हेन टू स्टॉप, वो क्या खा रहे हैं, कितना खा लिया, और वो उसका इम्पैक्ट भी जो खाने का होता है वो वैसे नहीं होता अगर आप माइंडफुल ईटिंग करें। तो एक ये चीज़ है। दूसरा, हम लोग रिवॉर्ड सिस्टम वो भी बच्चों को बुरी आदत डाल देते हैं। आप ये करेंगे तो आपको बाज़ार की कोई चीज़ दिला दी जाएगी, आपको कोई बर्गर दिला दिया जाएगा या कुछ इस तरह का जो रिवॉर्ड हम खाने पीने में देते हैं, दैट इज़ ऑल्सो वेरी रॉन्ग। तो ये शुरू से ही अगर रोल घर में एज रोल मॉडल पेरेंट्स प्ले करेंगे अपना पार्ट, तो फिर बच्चे इससे बच जाएंगे। लेकिन जो बाहर के एक्सटर्नल हैं, मतलब इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि आप बच्चों को बहुत अरसा बचा के रखें। लेकिन ये है कि एक होता है ना समटाइम्स फूड और एक होता है डेली फूड। ये बच्चों को शुरू में उस पर सिर्फ खाली पेरेंट्स नहीं, उसमें टीचर्स भी बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं।
अब इस वक्त पाकिस्तान में टीचर्स ट्रेनिंग पे भी काम हो रहा है कि वो भी बच्चों को स्कूल में बताएं कि व्हाट इज़ हेल्दी एंड व्हाट इज़ नॉट हेल्दी, क्योंकि पेरेंट जो है ना, जो बच्चे हैं वो अपने माँ बाप से ज़्यादा टीचर्स की बात सुनते हैं। सो दिस इज आपके ऑनलाइन स्कूल से कम ये मसला भी हल हो जाता है, क्योंकि स्कूल्स तो हैं लेकिन कैंटीन जाके देखें वहाँ आपको स्टिंग्स मिल रही हैं, आपको पेप्सी मिल रही है, ड्रिंक्स मिल रहे हैं। व्हाट इज़ दिस भाई, आप पढ़ा रहे हैं हेल्दी फूड और आप बेच रहे हैं ये सारा खाना। एंड टीचर्स रियली प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। माई सन इज़ 8 years एंड कुछ ऐसे मतलब हम घर से ही बना के भेजते हैं खाना, लेकिन कभी कभी एक बिस्किट रख दिया साथ में उसको खुश करने के लिए, ये रख दिया। तो उस दिन कहने लगे टीचर सॉ माई लंच बॉक्स एंड व्हेन शी सॉ माई चीज़ सो शी सेड हेल्दी एंड ही रियली लाइक्ड इट। और फिर नेक्स्ट डे वो बनाना भी लेके गया एंड आई वॉज़ वेरी हैप्पी कि चलो हमारी स्ट्रैटेजी को किसी ने प्रमोट करने की कोशिश तो करी। टीचर्स रियली प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट। फनी वाकया सुनाऊंगी अगर थोड़ा सा टाइम हो। मेरा बेटा है वो, ही वाज वन डे ही वाज सेइंग कि हम बहुत अनलकी हैं कि हम एक डाइटिशियन न्यूट्रिशनिस्ट के घर में पैदा हो गए हैं। डोंट लेट अस ईट एनीथिंग। आप कहते हैं नूडल्स ऐसे हैं, ये फलाना, कुछ नहीं। हम जाहिर बात है जो मैं मेरी कोशिश होती थी कि उन पे भी करूं, तो ही वाज वेरी अनहैप्पी। और ही देखता है उसके फ्रेंड्स खाते हैं तो अट्रैक्ट होता है। तो एक दिन आया, लेकिन ही इज़ अ वेरी प्रॉब्लम, कहते हैं ना पिकी ईटर है वो, वेजिटेबल्स की तरफ, फ्रूट्स की तरफ एक बाय डिफ़ॉल्ट बड़ी मुश्किल से खिलाया जाता है। तो एक दिन आया बड़ा कि मामा व्हाट इज़ ऑर्गेनिक मिल्क मुझे चाहिए, मुझे टेट्रा पैक नहीं चाहिए, मुझे जो है ना फ्रूट्स बना दें। मैंने कहा तुम्हें क्या हुआ है? मम्मी मेरी टीचर ने मुझे बताया था दिस इज़ हेल्दी और ये खाना चाहिए। मैंने कहा माँ बचपन से बता रही है, असर नहीं हो रहा तुम्हें? और टीचर ने बताया तो फौरन ही वाज रेडी टू ट्राई वेजिटेबल्स। एंड टीचर्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल मोटिवेशन वाइज भी, बिकॉज वो इंस्पायर करते हैं बच्चों को। बच्चे काफ़ी दे लुक अप टू देयर टीचर्स अ लॉट। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिस सबिका आपसे है, फिजिकल एक्टिविटी की अगर हम बात करें डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में, घर हो गया, प्लेग्राउंड हो गया, स्कूल हो गया, कितनी फिजिकल एक्टिविटी हेल्दी है? बिकॉज जब बहुत ज़्यादा भी फिजिकली एक्टिव हो जाए तो उसे ऑन द गो जब मुस्तकिल है तो वो हाइपर एक्टिविटी की तरफ चला जाता है। बिल्कुल अगर हम अवॉइड कर दें उस चीज़ को तो वो और बिल्कुल लेथार्जिक से हो जाते हैं। तो कितनी फिजिकल एक्टिविटी बच्चों के लिए हेल्दी कंसिडर की जाती है? अच्छा, इसके सिलसिले में फ़र्स्ट ऑफ ऑल जैसे अभी हमने बात की, बच्चों को हम हेल्दी फूड दें, हमने हेल्दी फूड भी दे दिया, हमने उनको ऑल डिफरेंट उनकी हैबिट्स को अच्छा कर दिया, लेकिन स्टिल आपका बच्चा, आपको लग रहा है कि वो इतना एक्टिव, इतना परफॉर्मिंग नहीं है। क्योंकि मसला ये है कि मसल्स और बोन्स को खाली आपके इस हेल्दी फूड की ज़रूरत नहीं होती, दे रिक्वायर्ड अ मूवमेंट। तो जो मूवमेंट रिदम है, मूवमेंट साइंस है, अगर वो आपकी मिसिंग है तो आप उसको कितना ही अच्छा खिला दें, आप उसको कितना ही अच्छी तरीके से उसकी चीज़ों को आप बैलेंस कर लें, उसकी आदत को आप बैलेंस कर लें, अगर उसकी मूवमेंट्स ये उसकी मूवमेंट साइंस मिसिंग है तो वो आप उसको परफॉर्मेंस को वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकता। हम देखते हैं बच्चे अच्छी हेल्थ के होते हैं, अच्छी हाइटेड के हैं, हमने कहा वेल ये बहुत अच्छे हेल्दी हैं। हेल्दी होने का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि उनकी हाइट अच्छी है या उनकी हेल्थ अच्छी है, उनका मसल कितना पावरफुली वर्क कर रहा है, दैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। कितनी देर वो इंड्योरेंसली वर्क कर सकता है, दैट इज़ मोर इंपॉर्टेंट। हम बहुत अच्छा टॉय दे देते हैं, एक बच्चे को एजुकेशनल टॉय दे दिया, अब उस प्ले गेम का अगर टाइम आपके पास 45 मिनट से नहीं, अगर 45 मिनट से बहुत ज़्यादा अगर हम बात कर लेते हैं 20 मिनट से, उसका मसल उस एक्टिविटी के लिए 20 मिनट्स के लिए रेडी ही नहीं है, वो आपके पास 10 मिनट्स बाद जाके फटीग हो जाता है। तो क्या वो उसकी परफॉर्मेंस पे अफेक्ट नहीं करेगा? वो अफेक्ट करेगा। मेंटली फिर वो बच्चा फिर आपके पास डिस्ट्रैक्ट होगा, वो मेंटली इरिटेट होगा। आप कितना भी चीज़ों को मेंटेन कर लें लेकिन फिर भी आपको फ़िज़िकल एक्टिविटी की बहुत ज़्यादा नीड होती है। अच्छा, हमारे ज़माने में अब तो मैं नहीं देखती स्कूल्स में, मुझे तो नज़र नहीं आता, एक सेशन होता था पीटी का, वो एक डिफरेंट किस्म की एक्टिविटीज़ होती थी, पीटी मूवमेंट्स कराई जाती थी, वो देखने में उस वक्त तो बहुत अजीब लगती थी। अनफॉर्चुनेटली वो मिसिंग है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा एक्टिविटी। अगर हम स्कूल्स के अंदर जो हम हाफ एन आवर्स का ब्रेक टाइम देते हैं, उसको ब्रेक टाइम के साथ साथ ये जो पीटी पीरियड्स भी दिए जाते हैं, उसमें आप बच्चों को छोड़ देते हैं वो कोई सा भी गेम खेलने, किसी भी तरह का गेम खेलते रहें। अब फुटबॉल खेल रहा है तो उसको फुटबॉल खेलने के लिए उसको कौन सी स्किल, कौन से मसल्स की ज़रूरत है वर्क करने की, हम उस पर फोकस नहीं करते। तो अर्ली फिजिकल एक्टिविटी आप अगर बच्चे को इस तरह से पीटी एक्टिविटीज़ के साथ क्लासरूम्स के अंदर या उसकी, क्योंकि अगर आपने देखा सुना होगा कि 2 आवर्स अगर आप कंटिन्यूसली सिटिंग भी करते हैं वो ऐसे ही हेजिटेट है जैसे आपके पास आप सेडेंटरी लाइफस्टाइल गुजार रहे हैं। तो आप 2
2 घंटे बच्चे को तो बैठने के लिए तो दे रहे हैं कि वो बैठ के पढ़ रहा है, लिख रहा है। अगर 2 घंटे बाद आप एवरी आवर्स बच्चे को थोड़ी बहुत एक्टिविटी करा दें, मूवमेंट्स कराएं, सिंपल मूवमेंट्स कराएं, और अगर घर के अंदर आप कुछ नहीं कर सकते तो इवन ऐसा है कि आप उसको वॉक के नहीं कह सकते, 20 मिनट 10 मिनट्स की वॉक, तो एटलीस्ट मिनिममली हम, क्योंकि अब हमारे पास जो एरा है अभी इस वक्त है, हम अफेक्टेड हो गए। 47% आपने अभी बताया कि रेट है हमारे पास टीनेजर्स का, तो वो तो अफेक्टेड है डिफरेंट मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम्स के साथ। दूसरा, उनकी स्क्रीनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका बच्चा किस मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम्स के साथ सफ़र कर रहा है, उसकी आप अर्ली स्क्रीनिंग करवाएं। ऐसा नहीं है कि मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम जो है वो आपके पास रिहेबिलिटेट या ट्रीट नहीं की जा सकती अंटिल एंड अनलेस स्ट्रक्चर प्रॉब्लम। नाउ 95% वी कैन रिजॉल्व द प्रॉब्लम्स। तो स्क्रीनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और दूसरा ये कि छोटी मोटी आप अगर टॉय भी दे रहे हैं या उसको बैठने, आप उसको कोई किसी भी किस्म की गेम एक्टिविटी में इन्वॉल्व भी कर रहे हैं, तो ऐसी गेम एक्टिविटी हो जिसमें कुछ उसकी मूवमेंट्स हों। बिल्कुल, थैंक यू सो मच मिस सबिका। फिजिकल एक्टिविटी वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट है। हम अगर एज एडल्ट्स भी बात करें, 1 घंटा अगर हम बैठ के काम करें, तो ये जो मूवमेंट ब्रेक्स हैं ये हमारे लिए भी बहुत ज़रूरी हैं, तो फिर बच्चों के लिए तो ये और भी ज़्यादा ज़रूरी हैं। मिस सारा, मेरा अगला क्वेश्चन आपसे है, बच्चों की मेंटल हेल्थ की अगर हम बात करें, इट इज़ समथिंग दैट हैज़ बीन गेटिंग ओवरलुक्ड फॉर क्वाइट सम टाइम नाउ, क्योंकि यही वाला एक फैक्टर है कि बच्चा है, इसको क्या ही पता, या इसको क्या ही दुख, इसको क्या ही गम, ये वाले सारे फैक्टर्स चल रहे होते हैं। तो हम पेरेंट्स को कैसे एडवोकेट करें कि चिल्ड्रंस मेंटल हेल्थ इज़ एक्चुअली अ फैक्ट एंड ये भी मैटर करती है, एंड अगर इसको नेग्लेक्ट कर दिया जाए तो क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं जो आगे फ्यूचर में हमें फेस करने पड़ सकते हैं? दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन। डेफिनेटली पेरेंट्स आर द स्टेक होल्डर फॉर ऑल दीज प्रॉब्लम्स। तो मतलब ज़ाहिर है उनको अवेयरनेस उनके तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है कि वो किस तरह से आइडेंटिफाई करें उन कहना चाहिए कि ट्रिगरिंग पॉइंट्स को, कि जिसमें हमें पता चले कि बच्चा जो है इज़ फेसिंग समथिंग डिफरेंट। मतलब जैसे सैडनेस अगर है, अगर हम बात करते हैं कि बच्चे को उदास अगर आप देखते हैं, बच्चे के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो हम अगर इमेजिन भी करते हैं तो हमारे इमेजिनेशन में भी एक हंसता मुस्कुराता बच्चा आता है। तो वो बच्चा जो सैड नज़र आ रहा है, या जो अपने एक्सप्रेशंस को होल्ड कर रहा है, या उस तरह से इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा बच्चों के साथ, इंजॉय नहीं कर पा रहा अपनी लाइफ को, तो वो एक अलार्मिंग सिचुएशन है जिसमें पेरेंट्स को ज़रूर इसमें इन्वॉल्व होने की ज़रूरत है। लेकिन आप देखें कि उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं इन तमाम चीज़ों में, जहाँ पर ये सारी चीज़ें कहाँ हमें रिलेट करती हैं, हमारे इमोशनल रेगुलेशन में, कि हम बच्चा अपने इमोशंस को रेगुलेट कैसे करता है। ऑल्दो वी ऑल आर ह्यूमंस, हम भी जब बच्चे थे तो हम भी डिफरेंट इमोशंस को फेस करते थे। उसमें एंगर भी एक इमोशन था, उसमें सैडनेस भी एक इमोशन था, उसमें हैप्पीनेस भी एक इमोशन था। हम तमाम इमोशंस को फेस करते थे और उनको उसी हिसाब से फिर हम रेगुलेट करने की कोशिश करते थे। अब आजकल के बच्चों में जो मैं देखती हूँ कि बच्चों के इमोशनल एक्सप्रेशंस जो हैं वो एक्सट्रीम होते जा रहे हैं। इफ़ दे आर हैप्पी दे आर सो मच अलाउड, ठीक है। अगर वो जो है या हाइपर एक्टिविटी की तरफ चले जाते हैं, या उनका जो इंटरेक्शन है वो थोड़ा सा कंट्रोल से बाहर हो जाता है। अच्छा, और अगर वो सैड हैं तो वो भी डेफिनेटली जो है वो, अगर हम उनकी प्रेजेंटेशन देखते हैं तो वो क्राई अगर है तो वो एक्सट्रीमली क्राई की तरफ चले जाते हैं, या आइसोलेट हो जाते हैं और अपने आप को कॉर्नर आउट कर लेते हैं। तो ये जितने भी इस तरह एंगर इज़ ऑल्सो इमोशन। मतलब मैं अक्सर बच्चों से बात करते हुए कहती हूँ कि भाई एंगर की अगर हम बात करते हैं तो मुझे कभी मेरे पेरेंट्स ने नहीं सिखाया कि एंगर एक इमोशन है और इसको हमने रेगुलेट करना है जैसे बाकी इमोशंस को करते हैं। मतलब हमेशा कहा गया कि गुस्सा नहीं करो। ख़ास तौर पे जब भाइयों के साथ कभी लड़ाई होती थी तो पेरेंट्स हमेशा ये बात कहते थे कि लड़कियाँ नहीं बोलती और तुम इस तरह से रिएक्ट नहीं करो, अगर ये चीज़ सीख लोगी आगे जाके इसी तरह से करोगी। ऑल्दो चलो मुझे लगता है उनकी बातें सही थी, लेकिन अगर क्योंकि जाहिर सी बात है यहीं से आदत डिवेलप होती है, तो ऑल द बातें सही थी। लेकिन बहरहाल उस वक्त हमें ये सिखाने की ज़रूरत होती है कि इमोशन अगर है तो ये भी एक आम इमोशन है जैसे बाकी सारे इमोशंस हैं। हमें इस इमोशन को समझना और इसको डाइवर्ट कैसे करना है, इसको हैंडल कैसे करना है, ये चीज़ हमें सिखाने की ज़रूरत है। आजकल का बच्चा माशाल्लाह बहुत शार्प है। अगर हम उनको इमोशंस की पिक्चर दिखाते हैं वो बड़े आराम से आइडेंटिफाई करते हैं कि ये फ़लाँ इमोशन है, ये फ़लाँ इमोशन है, और फिर उनको पता होता है कि इस इमोशन में ऐसा फेस बनता है, इस इमोशन में ऐसा फेस बनता है। तो ये स्ट्रेसेस जो है ना, ये बच्चों से ज़्यादा पेरेंट्स को सिखाने की ज़रूरत है कि ये इमोशंस हैं। और अगर बच्चा आपका बच्चा जो है वो इमोशनली जो है वो ज़्यादा एक्सप्रेस कर रहा है या अंडर एक्सप्रेशंस की तरफ चला गया है, तो आप उस बच्चे को ज़रूर किसी को दिखाएं या उस पर काम करने की ज़रूरत है, उसको काउंसलिंग की ज़रूरत है। पेरेंट्स आर द गेटवे, मतलब जिस पे हम जाके उनको
एजुकेट कर सकते हैं। जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था बैक इन 2005, तो उस वक्त जब मैं क्लिनिक करती थी तो कभी महीने में कोई एक आध पेशेंट आता था। और व्हेन आई लेफ्ट लियाकत नेशनल इन 2020, तो उस वक्त वहाँ पर एक दिन में 40 पेशेंट आते थे, और मैं हमेशा से बच्चों के साथ ही काम करती रही हूँ। तो इस लिहाज से मैं बहुत अच्छा इस चीज़ को फील करती हूँ कि अब पेरेंट्स के अंदर अवेयरनेस आती जा रही है। दे डू आइडेंटिफाई द इश्यूज़, दे डू नो के मतलब उनको किसको अप्रोच करना है, कहाँ जाना है। लेकिन ये अवेयरनेस है, मुझे लगता है ये सिर्फ अभी महदूद है बड़े शहरों तक। तो अगर हमें अपनी सोसाइटी को, अपनी कम्युनिटी को, अपने मुल्क को सही करना है, तो हमें इस अवेयरनेस को घर घर तक पहुंचाना है। एंड स्कूल्स आर द बेस्ट वे कि हम स्कूल्स को कोलैबोरेट करें उनके साथ, उनके पास प्रोग्राम्स करना शुरू करें, और उस तरह से हम ये अवेयरनेस क्रिएट सब मिल के, जैसे इट्स अ टीम वर्क, हम सब मिल के ये अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। एंगर मुझे लगता है एक वाहिद ऐसा इमोशन है जिसको लेट आउट करने के बजाय सप्रेस करना ज़्यादा सिखाया जाता है। तो ऐसे में हमारे पास जो सब्लिमेशन वाला डिफेंस मैकेनिज्म है, इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल कि हाउ टू डायरेक्ट दैट एंगर टुवर्ड्स समथिंग जो थोड़ा पॉजिटिव भी हो। जैसे हमारे यहाँ बड़े ये सारे फैक्टर्स है ना, स्विमिंग है, जिमिंग है, तो आपका जितना भी एंगर है, फ्रस्ट्रेशन है, वो उस तरफ निकल जाती है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टीच आवर किड्स एज वेल। हम जिस जनरेशन में पले थे, राइट, वो एक डिफरेंट एरा था, और अभी जो है ना, इट इज़ अ इंटायरली डिफरेंट एरा। सो इट इज़ वेरी नेसेसरी एज ए पेरेंट इवन, यू नो, नॉट जस्ट एज ए प्रोफेशनल, वी नीड टू अंडरस्टैंड। और अंडरस्टैंडिंग जो है ना, कभी वन वे ट्रैफिक नहीं है, इट्स अ टू वे ट्रैफिक। सो टॉकिंग टू द चाइल्ड इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। आई आस्क माई सन, why too much anger? So he said, a man is made up of fire and a water. Right? And I said, okay, fine, fire I can see, where is the water? So he said, fire इतनी थी कि water fish हो गया. You know? So we need to understand कि anger राइट डायरेक्शन में कैसे यूज़ करना है। इट्स अ नेचुरल, हम इंसान बने हैं इमोशन से, इट इज़ देयर। बच्चे गमगीन भी होंगे, होने दीजिए, थोड़ा गमगीन भी अच्छा है, थोड़ा खुशी भी अच्छी है, लेट देम एक्सपीरियंस इमोशन। पेरेंट्स चाहते हैं हमारा बच्चा जो है ना, वो एक पता नहीं क्या बन जाए कि वो आइडियल हो इमोशंस में। नो, एक्सक्यूज़ मी, ही इज़ अ ह्यूमन, राइट? उसको वही रहने दें जो वो है, उसे हैंडल करना सिखाएं। कब किस चीज़ की ज़रूरत है, कितना एंगर होना चाहिए, किस वक्त ज़्यादा एंगर की ज़रूरत है, किस वक्त कम एंगर की ज़रूरत है, और कहाँ एंगर नहीं होना चाहिए, राइट? सो दिस इज़ हाउ दे नीड टू अंडरस्टैंड, टॉक टू योर चाइल्ड। दिस इज़ रियली रियली वेरी इंपॉर्टेंट। श्योर बहुत मुश्किल होता है हर पर्सन को अपने, अगर हम बात करें कि हम बच्चों से बात कर लें या उनको समझा दें, इससे अगर आपने बचना है, करना नहीं चाह सकते, तो इसके लिए आसान ये है कि डेफिनेटली आपकी कम्युनिकेशन, हर एक की कम्युनिकेशन इतनी अच्छी नहीं होती अपने बच्चों के साथ, ज़रूरी नहीं है कि हो सकती है। आपको लगता है आपका बच्चा एंगर है, एंजाइटी के अंदर है, आप उसको 10 मिनट के लिए कोई भी फिजिकल एक्टिविटी दे दें। बिल्कुल, आप उसको वॉक पे ले जाएं फॉर 10 मिनट्स, कुछ ना बोलें, उससे कोई बात ना करें, आपका ब्रेन काम डाउन हो जाएगा। आप उसको एक्टिविटी, जंपिंग एक्टिविटी दे दें, किसी भी किस्म की फिजिकल एक्टिविटी में भी अगर आप उसको डाइवर्ट कर सकते हैं तो इट्स वेरी ईजी। और आपके लिए, आपको अगर आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे तो आपको बच्चे की एंगर, स्ट्रेस, एंजाइटी, इस सब को बहुत ईजीली कूल डाउन कर सकते हैं। दैट्स वेरी राइट। फिजिकल एक्टिविटी वाकई में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मिस तहमीना, अगला सवाल आपसे पुराने क्वेश्चन को ही थोड़ा रेफरेंस में लेके आगे बढ़ेंगे। हमने बात करी थी अर्ली की माइलस्टोन्स की, जो हमारे पास स्पीच एंड लैंग्वेज से रिलेटेड हैं। तो जब वो माइलस्टोन्स हमारे नहीं रिजॉल्व हो रहे, हम वो नहीं अचीव कर पा रहे, तो फिर एकेडमिक रेडीनेस पे क्या फ़र्क पड़ रहा है बच्चों की, एंड उसको फिर कैसे कोप अप करें हम उससे? देखिए, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। असल में होता ये है कि हम जिस अभी सेटअप में हैं या जिस तरह के सिलसिले हैं, जब बच्चा हमारे पास फर्स्ट इंटरेक्शन उसका आउटर वर्ल्ड से कब होता है, जब वो स्कूल गोइंग होता है। ठीक है, घर में तो समहाउ वो वाला सिलसिला चल रहा था, अभी छोटा भी बोल लेगा, अच्छा अब्बा भी लेट बोले थे, वो सब चल रहा है। लेकिन जब फर्स्ट इंटरेक्शन उसका होता है, वो स्कूल जाता है, और वहाँ पे एक पूरा एक स्ट्रक्चर्ड होता है कि भाई पहले बच्चे का इंटरव्यू होगा, तो फिर पेरेंट्स का होगा, तो फिर ये सब होगा। जब बच्चा इंटरेक्ट करना शुरू करता है आउटर वर्ल्ड से, और स्कूल वाले उससे मुख्तलिफ़ किस्म के क्वेश्चंस पूछते हैं या कुछ भी जर्नलाइजेशन पूछते हैं, तो वहाँ पे वो उनको नज़र आता है, उनको क्लियरली स्पार्क्स नज़र आते हैं कि नहीं, ये उस तरह से परफॉर्म नहीं कर रहा जो इस बच्चे के या इस एज लेवल के बच्चे कर रहे होते हैं। तो फिर पेरेंट्स इवेंचुअली हमारे पास आते हैं, और फिर वो हमसे बोलते हैं कि आप बस एक लेटर बना के दे दीजिए, या आप एक बस ये लिख के दे दें कि हमारा बच्चा बिल्कुल ठीक है और इसका ताकि स्कूल में एडमिशन हो जाए। तो हमारे जो पेरेंट्स हैं
उनका एक थोड़ा सा फोकस ये होता है कि स्कूल में एडमिशन हो जाएगा। समहाउ ये बात सही भी है कि हम भी ये पेरेंट्स से बोल रहे होते हैं कि लैंग्वेज डेवलप करने के लिए स्कूल एक बहुत अच्छी जगह होती है जहाँ पे आप इमोशंस भी सीखते हैं। स्कूल सिर्फ पढ़ाता नहीं है, स्कूल और भी बहुत कुछ सिखाता है। स्कूल जो है वो बच्चे को इंटरेक्ट करना सिखाता है। स्कूल जो है वो बच्चे की सोशल इमोशनल ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। आप लोगों के साथ कैसे बात करेंगे, कैसे उठेंगे बैठेंगे, लोगों के एक्सप्रेशन कैसे रीड करेंगे, उन एक्सप्रेशन के हिसाब से अपना जवाब जो है उसको कैसे कैटर करेंगे। तो ये सारी चीज़ें भी बच्चे सीखते होते हैं। तो अगर अर्ली माइलस्टोन्स में कोई मसला देखने में आता है तो आगे आके लर्निंग से इसलिए इफ़ेक्ट होता है कि नंबर 1 स्टेप होता है स्कूल में एडमिशन हासिल करना, वहीं पे से मसले शुरू रहते हैं। समहाउ अगर लैंग्वेज डिले है, डिसऑर्डर नहीं है, तो फिर उसमें बच्चे का एडमिशन तो याद है, लेकिन आगे जाके क्योंकि लैंग्वेज इज़ द बेस ऑफ ऑल लर्निंग, हम जो भी चीज़ दुनिया में सीखते हैं उसकी बेसिक्स जो हैं वो लैंग्वेज है। मैं और आप जब हम यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, लेक्चर्स होते हैं, इट इज़ ऑल लैंग्वेज। मैं और आप जब यूनिवर्सिटी जाते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, तो वो सारा रिटन एक्सप्रेशंस जो लिखे हुए हैं वो हमने उसको पढ़ के कॉम्प्रीहेंड करना होता है। इट्स अगेन लैंग्वेज पार्ट। तो लैंग्वेज जो है वो एक ऐसा एरिया है जो सारी लर्निंग को केटर करता है। तो इसलिए लैंग्वेज का डेवलप होना, टाइम पे डेवलप होना, सही से डेवलप होना, विद द ग्रामर डेवलप होना, ये सब चीज़ें होना बहुत ज़रूरी होती हैं, वरना लर्निंग जो है उससे इफ़ेक्ट होना शुरू हो जाती है। नंबर 1 जो क्लास में लिंग्विस्टिक एक्टिविटीज़ होती हैं, बच्चे को वो एब्जॉर्ब करने में मसले हो रहे होते हैं। फिर आगे जब लेकर आते हैं और जहाँ पे एक्सप्रेसिव राइटिंग और ये सब शुरू हो जाता है, जब आपको अपने थॉट्स जो हैं वो वर्बल थॉट्स को जो है वो रिटन थॉट्स में लेकर आना होता है, तो वो सारी चीज़ें कॉम्प्रीहेंशन, ये सारी चीज़ें लैंग्वेज से डेवलप करती हैं और लैंग्वेज की वजह से लर्निंग इफेक्ट करती है। ठीक है, बस एक मेरा क्विक क्वेश्चन है सर अदीन से लास्ट, ये कि ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म को जहन में रखते हुए अलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स क्या रोल प्ले कर सकते हैं, कैसे उसको प्रमोट कर सकते हैं? देखिए, ऑनलाइन एजुकेशन कैन बी, देखिए हमने इसका एक यूज़ केस, मैं बहुत कोशिश करूँगा मुख्तसर रखूँगा, मुझे अंदाज़ा है कि हमें रैप अप करना है इसको। हमने कोविड के टाइम पे इसका यूज़ केस देखा। हमारे यहाँ जनरली पेरेंट्स के लिए इट ब्रॉट इन अ न्यूसेंस वैल्यू, यार बच्चे पूरे दिन घर पे रहेंगे, बिकॉज अगेन मैं बच्चों को स्कूल भेजने की बहुत बड़ी वजह यह है कि मुझे 5 घंटे के लिए सुकून मिलेगा। अगेन आई रिपीट कि ये एक स्कूलिंग का एक बहुत नेगेटिव एस्पेक्ट निकल कर आ रहा है। आप बोलोगे जी सोशल स्किल्स डेवलप हो रही हैं स्कूल जाने से, आई काइंड ऑफ डिसएग्री विद दैट। इंसान स्कूल तो अभी आया ना, कि आज से 500 साल पहले लोगों की सोशल स्किल्स नहीं होती थी क्या? होती थी कुछ ना कुछ। सो what the role that you can play, and number 1 of course I have to acknowledge ये एक एक्सपर्ट जो यहाँ बैठे हैं, you can have a separate podcast with each one of them because ये माशाल्लाह इतनी ज़बरदस्त कॉन्वर्सेशन है और ये इतना डिटेल टॉपिक हर चीज़ में निकल सकते हैं। और आजकल वैसे भी वेल बीइंग के हवाले से वेदर इट्स अ कॉर्पोरेट सेक्टर और इंडिविजुअल लाइफ बहुत ज़्यादा बात हो रही है। जैसे कि मैम ने बताया 40 पेशेंट्स एक दिन में आ रहे हैं, जो आज से 20 साल पहले एक हुआ करता था। दैट मीन्स पीपल रियली वॉन्ट टू टॉक एंड हेयर अबाउट, लिसन अबाउट दीज थिंग्स। सो ऑनलाइन एजुकेशन, मेरा ये ख्याल है कि इस पूरी एजुकेशन का एक जिक्सॉ जो पजल है उसमें एक इट्स अ स्मॉल पीस इन दैट। देयर आर सर्टेन चिल्ड्रन जिनके लिए स्कूल जाना पॉसिबल नहीं है। देयर आर चिल्ड्रन विद अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जो बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, क्या उनमें एक्सेसिबिलिटी रिक्वायरमेंट को मद्देनज़र रखा जाता है? मैं बैंक कर रहा हूँ, वो एक ऊंची सी एक रैम्प बना दिया जाता है जिसमें कोई, शायद आपको आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर चाहिए होगा कि वो उसको जो है व्हील चेयर को ऊपर लेकर जाए। 45 डिग्री में रैम्प, क्यों? स्टेट बैंक की रिक्वायरमेंट है। यार क्या हातिम ताई की कबर पे लात मार रहे हो? मत करो यार ये काम, किसको बेवकूफ़ बना रहे हो? आर स्कूल्स अवेलेबल? एक बच्चा है जिसको यू आर इनटू प्रोस्थेटिक्स एंड ऑल, एक बच्चा है who's missing limbs या कोई मसला हो गया, पोलियो और समथिंग, डू यू रियली थिंक हमारे स्कूल्स उस तरह के फ्रेंडली हैं जो उस बच्चे को सपोर्ट कर सकें? नॉट एट ऑल। सो दैट्स वेयर ऑनलाइन स्कूल्स कम इन। देयर आर पेरेंट्स जिनके शायद स्कूल्स ने कैटेगराइज कर दिया है कि योर बच्चा इज जस्ट नॉट स्मार्ट इनफ, ही इज़ नॉट एबल टू कीप पेस विद द अदर स्टूडेंट्स। दैट्स वेयर ऑनलाइन स्कूल्स कम अप, बिकॉज हमारे में वो फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि हम वी मर्ज अ लॉट ऑफ क्लासेस। हमारे यहाँ ये नहीं होता, हमारी जो क्लास, जैसे हम इंग्लिश पढ़ा रहे हैं उसमें हम अक्सर क्लास 4, 5, 6 एक साथ पढ़ रहे होते हैं और हम कोशिश यही करते हैं कि यार एक इन सबको जो है वो क्लास 4 का बच्चा भी एक हायर लेवल की चीज़ पढ़ रहा होता है क्लास 6 के लेवल पे आके। सो हमने उसको रिस्ट्रिक्ट नहीं किया हुआ कि इस एज का बच्चा यही चीज़ करेगा। सो आई थिंक आई सी अ लॉट ऑफ एरियाज where we can collaborate, where online schools can be something very useful. लेकिन again at the end of the day it all boils down to the parents. हम शायद कोशिश ये कर रहे हैं कि जो
फ्लेक्सिबिलिटी अपनी जगह, लेकिन बच्चों की एजुकेशन का कंट्रोल पेरेंट्स अपने हाथ में एक बार फिर से लें, एंड दैट इज़ द की पर्पस ऑफ EduPro। बिल्कुल, आई थिंक फ्लेक्सिबिलिटी के हवाले से बहुत ही अच्छी बात करी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि स्कूल्स जो है वो लेबल कर देते हैं एज यू सेड, तो फिर अब पेरेंट्स परेशान हो जाते हैं कि अब क्या किया जाए एजुकेशन को लेके। तो थैंक यू सो मच, वी आर गोइंग टूवर्ड्स वाइंडिंग अप, एंड ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, बहुत अच्छा डिस्कशन रहा, बहुत इंसाइटफुल चीज़ें थी, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला एज ए नोवाइस इन द फील्ड, एंड आई लर्न अ लॉट फ्रॉम यू गाइज, एंड आई होप कि ये डिस्कशन और आगे चलते रहें, ऐसे मज़ीद हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ आएँ, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इन सिचुएशंस के ऊपर बात करें, जितनी हम एडवोकेसी कर सकते हैं उतना करें। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग योर टाइम। अल्लाह हाफ़िज़।